हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हम पढ़ चुके हैं जिसमें कि जो हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ उससे पहले किस किस प्रकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एक प्रकार से हम देखें तो अलग प्रकार से जो रेवेन्यू के लिए जो डेवलपमेंट्स हुए तो उनके बारे में हम लास्ट वीडियो तक पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा 1858 या फिर एक प्रकार से जो 1857 के रिवोल्ट के बाद में जब 1858 में जो गुड गवर्नमेंट के लिए एक प्रकार से उनका एक्ट आया, ब्रिटिश इंडिया के लिए एक एक्ट आया, उसके बारे में या फिर उसके बाद किस किस प्रकार के डेवलपमेंट भारत में हुए तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जिसमें फर्स्ट है कि जैसे डेवलपमेंट्स आफ्टर 1858 टिल इंडिपेंडेंस के हमारे जो 1947 में इंडिपेंडेंस मिली तब तक कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए उनके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एक्ट आया वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, जिसमें है कि जैसे कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो एक प्रकार से हम देखते थे जो लेजिस्लेटिव बॉडीज थे उनके अंदर नॉन में ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड किया गया और अगर हम देखें तो वो मोस्टली इंडियंस ही हुआ करते थे। साथ ही हम देखते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग थे तत्कालीन तत्कालीन जिन्हें एक प्रकार से हम देखें तो वाइसरॉय बना दिया गया, जो पहले गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते थे, उनको 1858 के एक्ट के बाद में उनको वाइसरॉय का पद दे दिया गया था। और उस वाइसरॉय थे जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने एक प्रकार से उस समय इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसमें एक बार अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए अलग अलग एक प्रकार से मिनिस्टर्स होंगे तो उस प्रकार का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे जो एक और बॉम्बे और मद्रास के थे उनको एक प्रकार से उनको फिर से उनको वापस लौटा दिए गए। साथ ही में हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनको भी 1861 के एक्ट के द्वारा उनको एक प्रकार से अगर हम देखें तो उनको इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन उन्हें किसी प्रकार के कोई पावर्स नहीं दिए गए और अगर हम देखें तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा उन्हें वीकनेसेस या फिर एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा वीक उनको रखा गया। उनके केवल इस्टेब्लिशमेंट ही 1861 के एक्ट के द्वारा किया गया था। उसी के साथ हम बात करते हैं जो काउंसिल्स थे उन्होंने एक प्रकार से अगर हम देखें तो वो बहुत से ऐसे मैटर्स थे जिनके ऊपर वो बिल्कुल भी किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं कर सकते थे। अगर हम देखें तो जैसे वो किसी प्रकार के फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर वो एक प्रकार से डिस्कशन नहीं कर सकती थी। साथ ही हम देखें तो अगर वो चाहती है अगर कि जो उन्हें फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई डिस्कशन करना है, अगर वो चाहती हैं तो उन्हें एक प्रकार से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट तत्कालीन गवर्नमेंट या फिर एक प्रकार से जो वायसरॉय थे उनकी परमिशन फर्स्ट चाहिए होती थी। उसके साथ हम बात करते हैं कि वो किसी प्रकार के बजट के ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं कर सकती या फिर बजट के ऊपर उनका किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं था। उसी के साथ किसी प्रकार के एग्जीक्यूटिव एक्शन के ऊपर भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उनका किसी प्रकार कंट्रोल नहीं था। और उसी के साथ हम देखते हैं कि जो अगर काउंसिल्स किसी प्रकार के बिल को अगर हम वो पास कर देती थी तो उसके लिए अगर हम देखें तो जो वाइसरॉय थे उनका फाइनल अप्रूवल चाहिए होता था। और अगर लास्ट में अगर जाके अगर वाइसरॉय ने उसको डिक्लाइन कर दिया या फिर एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल एक प्रकार से रिजेक्ट ही माना जाता था। तो इस प्रकार हम देखें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उनके पास किसी प्रकार का कोई रियल पावर उन्हें नहीं दिया गया। उसी के साथ हम बात करते हैं कि इवन इफ अप्रूव्ड बाय द वाइसरॉय, अगर हम देखें तो जो अगर फाइनली अगर हम देखें तो किसी भी प्रॉब्लम्स के चलते हुए अगर वाइसरॉय ने उसको अप्रूव कर दिया है तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो इसको डिसअलाउ कर सकते हैं और एक प्रकार से जैसे ही उनका डिसअलाउ होता है तो वो एक प्रकार से रिजेक्ट ही हो जाएगा। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो अगर जो इंडियंस थे जो एक प्रकार से जिनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में जिनको इंक्लूड किया गया वो एक प्रकार से एलिट सेक्शंस से थे, एक प्रकार से हम देखें तो जो जमींदार थे या फिर एक प्रकार से जो किंग्स हुआ करते थे या फिर किंग्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो हुआ करते थे। जो इसके अंदर अगर हम देखें तो इंडियंस को एक प्रकार से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में उनको ही रखा गया था। किसी भी एक प्रकार से हम देखें तो मिडिल क्लास के पीपल थे या फिर लोअर क्लास को तो वैसे ही किसी भी चीज़ में इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन जो मिडिल क्लास पीपल्स थे उनको भी एक प्रकार से किसी भी चीज़ में इनको इंक्लूड नहीं किया गया था। उसी के साथ हम बात करते हैं जो नेक्स्ट इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया वो 1892 में आया। अगर हम देखें तो उसकी सबसे मेन वजह थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी थी और वो एक प्रकार से हम देखें तो कांग्रेस कंटिन्यूसली डिमांड करती है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए, उनको काउंसिल्स रिफॉर्म्स चाहिए। तो उसके लिए अगर हम देखें तो इसकी वजह से 1892 में ये एक्ट लाया गया। उसी के साथ हम बात करते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी संख्या को एक्सपेंड कर दिया गया। उनको जो अगर हम देखें तो उनके पावर्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, साथ ही उनके जो नंबर्स थे उनको भी इंक्रीज कर दिया गया। और उसी के साथ हम देखें जो सेंट्रल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे दोनों ही जगह पे उनके जो नंबर्स थे उनको बढ़ा दिया गया। उसी के साथ हम बात करते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उसको भी उसकी भी जो एक प्रकार से थे तो उसके नंबर्स भी बढ़ा दिए गए थे। और साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी इसी में इंट्रोड्यूस किया गया। उसी के साथ जो डायरेक्ट इलेक्शंस इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे जो कि एक प्रकार से अगर हम देखें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको पहले नॉमिनेट किया जाता था, उसको अब एक प्रकार से इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवा के उसको उनको एक प्रकार से उनको सेलेक्ट किया जाने लगा था इसी एक्ट के माध्यम से। उसी के साथ हम बात करते हैं द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स वर नाउ टाइटल टू एक्सप्रेस द अब्यूज अपॉन फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक प्रकार से अगर हम देखें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स थे वो एक प्रकार से अब फाइनेंशियल मैटर्स थे उनके ऊपर भी अगर हम देखें तो वो अपनी सलाह रख सकते थे, और एक प्रकार से वो अपने एक प्रकार से किसी प्रकार का समर्थन जो फाइनेंशियल मैटर्स हुआ करते थे उनके लिए रख कर सकते थे। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं एक प्रकार से जो अदर जो अगर हम देखें जो लिमिट्स थी, जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस थे उनके ऊपर जो लिमिट्स थी उनको भी एक प्रकार से अगर हम देखें तो उसके ऊपर भी वो कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उनको उसके लिए पहले से ही 6 दिन पहले से एक प्रकार से एक नोटिस देना होगा, और वह जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है उसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम देखें तो जो हमारा नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके बाद में जो हमारा एक्ट आया वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जो कि 1909 में पास किया गया। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इस एक्ट को एक प्रकार से हम देखते हैं जिसको मॉडल रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, और जिसके बारे में हम पहले भी अगर हम देखें तो जब हम स्वदेशी मूवमेंट्स वगैरह पढ़ रहे थे तब हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इट इज़ ए फर्स्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग इन ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कि एक प्रकार से अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो जो एक प्रकार से लाया गया कि एक प्रकार से जो गवर्नमेंट की है या फिर एक प्रकार से हम देखें तो कंट्री की गवर्नेंस है उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव या फिर एक प्रकार से जो इलेक्टेड मेंबर्स हों वो एक प्रकार से इसके अंदर लाने की कोशिश की गई। उसी के साथ हम बात करते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से उसकी जो स्ट्रेंथ थी उसको भी इंक्रीज कर दिया गया। साथ ही में अगर हम देखते हैं जो इंडियन मेंबर्स थे जो इनको एक प्रकार से हम देखते तो इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ गवर्नर जनरल के अंदर रहते थे, जो एक प्रकार से अगर हम देखें तो फर्स्ट अगर हम देखें तो इंडियन मेंबर जिसको सेलेक्ट किया गया, जिसको एक प्रकार से हम देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उसके अंदर बहुत हमारे इंडियन मेंबर्स थे, ऐसे चाहे वो नॉन ऑफिशियल हो या फिर ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में हो। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो जिसको सिलेक्ट किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के लिए, जो कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, उसके लिए जिनको सिलेक्ट किया गया तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको एज ए फर्स्ट इंडियन मेंबर उनको सिलेक्ट किया गया। उसी के साथ हम बात करते हैं जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स उसके मेंबर्स की संख्या को भी बढ़ा दिया गया, और उसी के साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी लाइक जैसे सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों की दोनों इनकी वर्किंग को भी इंक्रीज कर दिया गया, साथ ही उनके पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया। और उसी के साथ हम देखते हैं जो इनको अगर हम देखें जो गवर्नमेंट थी या फिर एक बार जो काउंसिल्स थी उनके जो एक प्रकार से रियल पावर था वो अभी भी उनके पास किसी प्रकार का नहीं था। और एक बार हम देखें तो बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे इनको किसी प्रकार के एक प्रकार से हम देखें तो अपनी स्टेटमेंट देने की परमिशन नहीं थी। उसी के साथ जो मुस्लिम्स थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी दिया गया, और एक प्रकार से जिसको अगर हम देखें तो एक प्रकार से जो कम्युनलिज्म था उसके अंदर इसने एक न्यू प्रॉब्लम भी स्टार्ट की। साथ ही हम देखें तो इनकम क्वालिफिकेशंस जो मुस्लिम वोटर्स थे उनके लिए जो इनकम क्वालिफिकेशंस हुआ करती थी उसको भी एक प्रकार से जो हिंदूज थे उनसे एक प्रकार से कम रखा गया ताकि वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कर सके। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक प्रकार से जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ भी अपनाई। साथ ही में हम देखते हैं जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन था उसको भी एक प्रकार से इनडायरेक्ट रखा गया, इसमें किसी प्रकार कोई डायरेक्ट इलेक्शन के प्रमाण नहीं थे। उसी के साथ हम देखते हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एट लार्ज रिमाइंडर रिमोट एंड अनरियल, एक प्रकार से हम देखें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल था वो एक प्रकार से लार्जली अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो सिलेक्टेड एरियाज़ के लिए था या फिर एक एलीट वर्ग के लिए था, क्योंकि इनके लिए एक इनकम क्वालिफिकेशन होती थी कि जिनके पास इतनी इस लेवल तक का एक प्रकार से अगर हम देखें तो उनकी इनकम है तो वो ही एक प्रकार से वोटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेशन था वो भी एक प्रकार से सिलेक्टेड था। उसी के साथ हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जो कि 1919 में आया गया, जिसको एक प्रकार से मॉन्टेग्यू कैम्प्स और रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिसमें जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस थी उनको फर्स्ट टाइम अगर हमें दें तो उनके ग्रेजुअल डेवलपमेंट की धीरे धीरे उनके डेवलपमेंट की बात सबसे पहले कही गई। उसी के साथ हम बात करते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी जो कि सेंटर के अंदर थी, उसको एक प्रकार से रिप्लेस किया गया, वहाँ पर एक प्रकार से बाई कैमरल सिस्टम लाया गया जिसके अंदर एक प्रकार से दो दो काउंसिल रखी गई, जिसमें एक अपर हाउस जिसको एक प्रकार से हम देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में अपर हाउस जिसको एक प्रकार से काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में जाना जाता था, और जो लोअर हाउस था उसको लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में जाना जाने लगा। एक प्रकार से हम देखते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको फर्स्ट टाइम एक प्रकार से हम देखते हैं तो उसको दो उसके पार्ट किए गए जिसमें हम देखते हैं उसको बाई कैमरल सिस्टम के नाम से जाना गया। उसी के साथ हम बात करते हैं जो ईच हाउस था एक प्रकार से हम देखें तो हर एक प्रकार से जो अपर हाउस और जो लोअर हाउस थे उनके एक प्रकार से जो मेजोरिटी मेंबर्स थे वो जो एक प्रकार से हम देखें तो डायरेक्टली इलेक्टेड या फिर एक प्रकार से हम देखें तो उनकी जो फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर उनका डायरेक्टली इलेक्शन होता था। और उसी के साथ हम देखते हैं उनको एक प्रकार से जो प्रॉपर्टी और एक प्रकार से जो एजुकेशन की क्वालिफिकेशंस थी उनकी वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया था, क्योंकि वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे कि जो वोटर्स थे उनके लिए ही एक प्रकार से इनकम की काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस हुआ करती थी। उसी के साथ हम बात करते थे द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वॉज एक्सटेंडेड, जो एक प्रकार से जो 1909 के एक्ट में हमने देखा था कि जो मुस्लिम्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट का एक प्रकार से जो
एक प्रकार से जो राइट दिया गया था, वो अब जो 1919 का एक्ट आया उसके अंदर उसको और ज़्यादा एनहांस कर दिया गया। जैसे कि उसको अलग जो कम्युनिटीज़ थी, लाइक जैसे सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, एक प्रकार से हम देखें जो इन कम्युनिटीज़ को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। और एक प्रकार से अगर हम देखें तो इंडिया को और ज़्यादा एक प्रकार से तोड़ने की आगे कोशिश की गई। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो उन्होंने एक प्रकार से जो डायरकी सिस्टम उन्होंने प्रोविंसेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और उसी के साथ हम देखते हैं जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी उसको भी एक प्रकार से उसके उसके एक हाउस के रूप में उसको रखा, जिसमें कि जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको एक प्रकार से अगर हम देखें तो उसका एक पार्ट बनाया गया। उसी के साथ हम बात करते हैं दैट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट, कि अगर हम देखें तो पहले अगर 1919 से पहले जो भी बजट्स पारित होते थे वो एक प्रकार से हम देखें तो कंबाइंड बजट पारित हुआ करते थे, जिसमें कि जो सेंटर के लिए और जो प्रोविंसेस थे उनके लिए एक प्रकार से कंबाइंड बजट पारित हुआ करते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद में जो प्रोविंशियल बजट था वो अब अलग हो गया था और जो सेंट्रल बजट था वो अब अलग कर दिया गया था, जिससे कि दोनों बजट्स को अलग अलग रूप में पारित किया जाने लगा। उसी के साथ हम बात करते थे हाई जो इंडिया के लिए एक प्रकार से एक हाई कमिश्नर की का भी अपॉइंटमेंट किया गया। उसी के साथ हम बात करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो जिनको पहले से अगर हम देखें तो 1858 में ये एक प्रकार से एक पोस्ट क्रिएट की गई थी। इस पोस्ट के अगर हम देखें तो जो इनकम्स होती थी या फिर उनकी जो सैलरीज होती थी वो इंडिया के पास या फिर इंडिया के जो रेवेन्यूज थी वहाँ से दी जाती थी। लेकिन 1919 के एक्ट में अगर हम देखें तो इंडिया के जो एक प्रकार से इंटेलिजेंट वर्ग थे उनकी एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो आवाज़ उठाने की वजह से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उनकी जो सैलरी थी वो अब एक प्रकार से ब्रिटिश एक्सचेकर के रूप में दी जाने लगी, या फिर अब इंडिया के ऊपर वो किसी प्रकार का बर्डन नहीं था, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही उनको सैलरी दी जाने लगी। उसी के साथ हम बात करते हैं जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी उसकी डिमांड को किसी प्रकार से फुलफिलमेंट नहीं किया गया। साथ ही में अगर हम देखें तो जो मेजर पावर्स थे वो जो प्रोविंसेस के पास थे और एक प्रकार से उनको एक प्रकार से डिजोल्व कर दिया गया, या फिर अगर हम देखें जो सब्जेक्ट्स थे उनके पास डिवाइडेड जो सब्जेक्ट्स थे उनका भी डिमार्केशन कर दिया गया। उनको अलग अलग प्रकार से हम देखें तो अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में रखा गया, और साथ ही में जो सेंट्रल जो प्रोविंसेस थे उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में बांटा गया। और साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनिटरी और जो सेंट्रलाइज्ड फीचर था वो एक प्रकार से वहाँ पे फिर भी वहीं पे कंटिन्यू रहा, उसको एक प्रकार से किसी प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन का किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया गया। उसी के साथ हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन अगर हम बात करें तो 1919 का एक्ट हुआ। उस एक्ट को अगर हम देखते हैं तो उसके जो रिव्यू था उसके लिए कहा गया था कि आफ्टर 10 इयर्स ये एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, जो कमीशन जो 1919 का एक्ट आया है उसको एक प्रकार से रिव्यू करेगा और बताएगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या इसके अंदर हमें सुधार करने चाहिए। तो एक प्रकार से अगर हम देखते हैं तो उसी के लिए इसको अपॉइंट किया गया। लेकिन तत्कालीन अगर हम देखें तो उस समय बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, खिलाफत मूवमेंट हुआ था, उसके बाद में अगर हम देखें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, और उसके बाद में कंटिन्यूसली थे अगर हम देखें तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी। तो इस वजह से ये जो साइमन कमीशन था इसको एक कमीशन था जो एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन था, इसको जो 2 साल पहले ही इसको अपॉइंट कर दिया गया, जो कि नवंबर 1927 में इसको अपॉइंट कर दिया जाएगा, क्योंकि 1929 में जिसको अपॉइंट किया जाना था लेकिन उसको 1927 में इसको अपॉइंट कर दिया गया। और साथ ही में अगर देखते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको अनाउंस किया, और साथ ही में अगर हम तो उन्होंने इस कमीशन का नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के रूप में इसको रखा। और उसके बाद हम देखें जो ये जो साइमन कमीशन था अगर हम देखें तो भारत के अंदर आया तब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसको काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जब 1930 तो इसमें 1930 के अंदर इन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश की। और उसके बाद हम देखते हैं उन्होंने कहा कि जो डायाची है जो कि एक प्रकार से जो प्रोविंसेस के अंदर चल रही है उसको अबोलिश किया जाए, और एक प्रकार से जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको एक प्रकार से वहाँ पे लाया जाए। साथ ही में अगर हम देखें तो फेडरेशन एक प्रकार से जो ब्रिटिश इंडिया है उसका फेडरेशन भी स्टेब्लिश किया जाए। साथ ही में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनसे भी बात की जाए, और जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको कंटिन्यू रखा जाए। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी डिमांड्स थी जो एक प्रकार से ब्रिटिशर्स के फेवर में थी, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें सपोर्ट की गई। लाइक जैसे उन्हें फेडरेशन की बात की गई तो फेडरेशन में उन्होंने कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो एक प्रकार से अपनी इच्छानुसार इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर जो 50% से ऊपर अगर जो प्रिंसली स्टेट्स है वो अगर इसमें फेडरेशन बनाने को तैयार होते हैं तो एक प्रकार से ये फेडरेशन कभी भी बन नहीं सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स अपने ही फेवर की बहुत सी चीज़ें वो करने को उन्होंने कंटिन्यू की। साथ ही में जैसे जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स थे या फिर एक बार जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे उस सिस्टम को भी उन्होंने अबोलिश करने के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, क्योंकि ये एक प्रकार से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। उसी के साथ हम बात करते हैं जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई वो भी एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बुलाई गई।
और साथ ही में अगर हम देखें तो सभी के बाद में जो एक बार साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई और उसके बाद में जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो उन सभी के बाद में और एक प्रकार से जो नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, जो उस तब तक जो उस समय भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उसके लिए उसको भी एक प्रकार से इंक्लूड किया गया। और लास्ट में अगर हम देखें तो मार्च 1933 में एक व्हाइट पेपर डाला गया, जिसमें कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए एक व्हाइट पेपर उन्होंने पब्लिश किया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको पब्लिश किया और साथ ही में अगर हम देखते हैं उसके अंदर जो फेडरल सेटअप था उसके बारे में कहा गया, साथ ही में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी उसके बारे में उन्होंने कहा। उसी के साथ हम बात करते हैं जो जॉइंट कमेटी ऑफ द हाउसेज ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज सेट अप अंडर लॉर्ड लिनलिथगो टू फर्दर कंसिडर द स्कीम के एक प्रकार की जो तत्कालीन जो वायसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनके अंडर में एक कमेटी स्टेब्लिश की गई, जिसमें कि जो एक प्रकार से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके लिए वो उसके सपोर्ट में जो जॉइंट कमिटीज होती थी उसके लिए वर्किंग करेगी। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इट्स रिपोर्ट सबमिटेड इन 1934 कि जो इसकी रिपोर्ट आई है, फिर एक प्रकार से जो व्हाइट पेपर जो एक प्रकार से अनाउंसमेंट हुआ था उसकी रिपोर्ट 1934 में आई और उसके अंदर एक प्रकार से हम देखें तो उसमें कहा गया है कि जो फेडरेशन है उसको स्टेब्लिश किया जाएगा, फिर फेडरेशन को सेटअप किया जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त रखी गई कि जो 50% या फिर एक प्रकार से कम जो प्रिंसली स्टेट्स है वो 50% से ज़्यादा या फिर मोर देन 50% जो प्रिंसली स्टेट्स है वो एक प्रकार से फेडरेशन बनाने को तैयार होंगे, तो ही एक प्रकार से फेडरेशन बनाया जाएगा। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल या फिर जो प्रिंसली स्टेट्स वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे किसी प्रकार की फेडरेशन बनाने को, तो एक प्रकार से वो समझ चुके थे ब्रिटिशर्स और इस वजह से उन्होंने ये शर्त रखी थी कि एक प्रकार से फेडरेशन कभी भी बन नहीं पाएगा। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो एक प्रकार से जो बिल तैयार किया गया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर एक प्रकार से जो नया जो बिल पारित किया गया, जिसको एक प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में उसको जाना गया। उसी के साथ हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसके क्या क्या मेन प्रोविजंस थे और किस किस प्रकार के उसके अंदर सिचुएशंस बनाई गई थी। जिसमें सबसे पहले एक अगर हम बात करते हैं जो एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई, जिसमें कहा गया कि जो गवर्नर्स प्रोविंसेस हैं, साथ ही में जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस हैं और साथ ही में जो इंडियन स्टेट्स है वो सभी एक जगह आए और एक प्रकार से उन्हें यूनाइट होना चाहिए और साथ ही में एक ऑल इंडिया फेडरेशन का निर्माण करना चाहिए। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो साइमन कमीशन थी उसके जो डायरेक्टरी रिजेक्ट की गई थी उसको एक प्रकार से अगर हम देखें तो वो फेडरल एग्जीक्यूटिव के लिए उनको रखी गई, मगर अगर हम देखें तो जो सेंट्रल जो अगर काउंसिल्स थी उसके अंदर डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस किया गया और जो 1919 में जो डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस के अंदर उसको अबोलिश कर दिया गया। तो एक बार ये साइमन कमीशन की अगर हम देखें तो रिपोर्ट के अनुसार इसको किया गया। उसी के साथ हम बात करते हैं जो फेडरल लेजिस्लेचर की थी जो चैम्बर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी और साथ ही में अगर हम देखें तो जो जो एक प्रकार से उसको एक प्रकार से परमानेंट बॉडी बना दिया गया, उसमें किसी प्रकार का अब कोई भी चेंज नहीं होगा, ये इसमें 1935 के एक्ट में कहा गया। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो अगर किसी प्रकार की जो काउंसिल्स और जो असेंबलीज हैं उनके बीच में अगर किसी प्रकार का डेडलॉक क्रिएट होता है किसी बिल को पारित करने में, तो एक प्रकार से उसके अंदर जॉइंट सिटिंग का भी प्रावधान रखा गया। इस एक्ट के माध्यम से जो सब्जेक्ट्स थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट था फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट को एक प्रकार से बनाया गया, सेकंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट बनाई गई और थर्ड कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट बनाई गई, जिसके अंदर अगर हम देखें तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी उसके अंदर सेंट्रल पावर बनाएगा या फिर सेंट्रल अपने रूल्स बनाएगा। साथ ही में अगर हम देखें तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी उसके अंदर जो प्रोविंसेस है वो अपने एक प्रकार से रूल्स बनाएंगे और जो कॉन्करेंट थी उसके अंदर एक प्रकार से जो दोनों ही अपने अपने अलग रूल्स बना सकते हैं। उसी के साथ हम बात करें जो रेजिड्यू लेजिस्लेटिव पावर थे उनको जो गवर्नर जनरल थे उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर रखा गया है, फिर प्रकार से जो सभी पावर जो रेजिड्यूरी पावर थे वो गवर्नर जनरल को दे दिए गए। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो प्रोविंसेस थे उनके अंदर डायरेक्टरी को अबोलिश किया गया, साथ ही में अगर हम देखें तो प्रोविंसेस को वहाँ पे ऑटोनॉमी भी दी गई। उसी के साथ हम बात करते हैं जो रिजर्व और जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स थे उसके सिस्टम को भी एक प्रकार से अगर हम देखें तो जो उनके बीच में जो एक प्रकार से डिवाइडेशन चल रहा था उसको भी अबोलिश किया गया। साथ ही में एक प्रकार से जो फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी उसका भी स्टेब्लिशमेंट की बात कही गई। उसी के साथ हम बात करते हैं जो प्रोविंसेस थे उन्होंने अपने पावर्स एक प्रकार से हम देखें तो ब्रिटिश क्राउन से अब डायरेक्ट एक प्रकार से वो वहाँ पे लेने लगे और एक प्रकार से वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी के अंदर आने लगे थे। तो ये भी एक प्रकार से इस एक्ट के अंदर कहा गया और साथ ही हम देखें जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उनके जो मेंबर्स थे उसको एक प्रकार से बढ़ाया गया। साथ ही में जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर था वो 2 जगह पे प्रोवाइड किया गया, एक प्रकार से हम देखें तो अलग अलग जगह पे जैसे 6 प्रोविंसेस थे वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया गया। जो बिग या फिर एक बार जो वास्ट प्रोविंसेस थे या जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पे इनको प्रोवाइड किया गया बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स को, लाइक जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और असम ऐसे जो 6 प्रोविंसेस थे उनके अंदर जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर था उसको रखा गया। उसी के साथ हम बात करते हैं जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स थे या फिर एक प्रकार से जो वेटेज था एक प्रकार से जो इलेक्शंस के लिए जो वेटेज था वो एक प्रकार से अगर हम जो डिप्रेस क्लासेस थी और जो विमेंस थे और जो लेबर्स थे उनके लिए भी एक प्रकार से एक्सटेंड कर दिया गया।
इसमें हम देखते हैं कि जैसे कंटिन्यूअसली अगर हम देखें जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स था या फिर एक जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स था उसका अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली एक डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे 1909 में मुस्लिम्स को दिया गया, उसके बाद में जो 1919 का एक्ट आया उसके अंदर सिख्स और जो क्रिश्चियंस थे और जो एंग्लो इंडियंस थे उनको भी एक प्रकार से जो कम्युनल इलेक्टोरेट था उसका एक प्रकार से प्रावधान दिया गया। और जैसे अपन देखते हैं 1935 का एक्ट आया उसके अंदर जो डिप्रेस क्लासेस थी, विमेंस थी और जो लेबर्स थे उनको भी जो कम्युनल राइट्स का एक प्रकार से प्रस्ताव दिया गया। और अगर हम देखें तो जो डिप्रेस क्लासेस थी उनके लिए एक प्रकार से जो गांधी जी थे और जो भीमराव अम्बेडकर थे उनके बीच में पूरा पैक्ट हुआ और उसके माध्यम से डिप्रेस क्लासेस के लिए जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स का जो एक प्रकार से प्रावधान उन्हें मिलने वाला था वो एक प्रकार से जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने वापस ले लिया था। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो फ्रेंचाइज़ थी वो अब हमारी टोटल पॉपुलेशन 10% तक बढ़ा दी गई थी कि जिसको भी एक प्रकार से राइट टू वोट था वो एक प्रकार से जो पॉपुलेशन हमारी टोटल पॉपुलेशन थी उसका 10% तक उसको इंक्रीज कर दिया गया था, जो कि पहले के एक प्रकार से हम देखें तो 2% या फिर 1.5 या 2% के आसपास था। उसी के साथ हम बात करते हैं कि और आगे हम देखते हैं तो इसी एक्ट के माध्यम से जो फेडरल कोर्ट था उसको भी एक प्रकार से ओरिजिनल और जो एपिलेट पावर्स के साथ उसको वहाँ पे स्टेब्लिश किया गया। और साथ ही में अगर हम देखें जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हुआ करते थे और जो एक प्रकार से जो पहले लंदन के अंदर एक प्रकार से जो प्रिवी काउंसिल थी उसके माध्यम से उसको एक प्रकार से हम देखें तो उसको सेटल किया जाता था, जो भी एक प्रकार से अब यहाँ पे इंडिया के अंदर ही जो फेडरल कोर्ट बना उसके अंदर एक प्रकार से उसको सेटल किया जाने लगा। उसी के साथ हम बात करते हैं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए जो इंडियन काउंसिल बनाई गई थी उसको भी अबोलिश कर दिया गया। और साथ ही में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया कि वे जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो अप्रैल 1 1937 तक एक प्रकार से एक्टिव कर दी जाएगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो एक प्रकार से जो गवर्निंग है वो एक प्रकार से वो कंटिन्यू जो अगर हम देखें तो कंटिन्यू रहेगी, उसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। जो कुछ एक प्रकार से जो माइनर अमेंडमेंट्स हैं वो उसके अंदर किए जाएंगे, इसके बारे में ये कहा गया। और उसके बाद हम देखते हैं इसी एक्ट के माध्यम से एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए भी भारत के अंदर एक प्रकार से हम देखें तो जो इसमें फेवर में कहा गया और इसमें कहा गया कि एक प्रकार से अब आप किसी एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और साथ ही में वो उसके जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है या कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसके उसकी तरफ वो अग्रसर हो सकते हैं। जिसके अगर हम देखें तो इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि जो इस एक्ट के अगर हम देखें तो इस एक्ट के जो प्रमाण थे उसके माध्यम से यही बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रकार से रिजिड होगा जिसमें किसी प्रकार की कोई इंटरनल ग्रोथ की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी। और उसी के साथ हम देखते हैं जो 1935 एक्ट था उसको एक प्रकार से सभी सेक्शंस के द्वारा इसको या फिर एक प्रकार से हम देखते यूनानिमसली सभी जो कांग्रेस थी या फिर ऑल सेक्शंस थे उनके द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया, क्योंकि कांग्रेस की डिमांड थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको एक प्रकार से एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस के ऊपर इसको इलेक्ट किया जाए ताकि वो सभी एक प्रकार से सभी क्षेत्र के लिए एक प्रकार से अच्छी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर सके। और साथ ही में अगर हम देखें तो एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है और साथ ही में जो एक रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण कर सके। तो ये एक प्रकार से हम देखें तो कांग्रेस की डिमांड थी। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो अगर हम देखें तो जो बहुत से ऐसे जो 1935 एक्ट हुआ उसके बाद में बहुत से ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिनके माध्यम से अगर हम जिनकी बात करते हैं तो जैसे कि ऑगस्ट ऑफ हुआ दिया गया जो कि 1940 में दिया गया था। उसके बाद में जो क्रिप्स प्रपोजल्स दिए गए जो कि 1942 में दिए गए थे। उसके बाद हम CR फॉर्मूला आया जो कि एक प्रकार से श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला था, वो एक प्रकार से वो भी एक 1944 के अंदर लाया गया। उसी के साथ हम बात करते जो वेवल प्लान आया वो 1945 में आया। उसी के बाद उसी साल के अंदर कैबिनेट मिशन भी लाया गया था तो भी 1945 के अंदर ही आया था। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा ऐसे देखे तो अलग अलग डेवलपमेंट्स भी हुए थे। उसी के साथ हम बात करते हैं तो माउंट बैटन प्लान आया जो कि 1947 के अंदर आया है। एंड फाइनली अगर हम देखें तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया जिसमें 1947 के अंदर जो लाया गया उसी के अंदर जो दो डोमिनियन के रूप में इंडिया को डिवाइड किया गया या फिर एक प्रकार से इंडिया के दो हिस्से किए गए जिसमें अगर हम देखें तो एक तो ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान के रूप में एक पाकिस्तान एक कंट्री बनाई गई और एक इंडिया एक प्रकार से एक कंट्री बनाई गई जिनको दोनों को एक प्रकार से डोमिनियन के रूप में रखा गया और कहा गया कि जब हमारा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है तब तक हम एक प्रकार से डोमिनियन के रूप में रहेंगे। तो ये सभी एक्ट हमारे पास आए। और अगर हम देखें तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा जो 1857 से जो रिवोल्ट हुआ उससे पहले के क्या क्या हमारे जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स हुए थे उनके बारे में। उसी के साथ हमने बाद में पढ़ा कि किस प्रकार से हमारा जो हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ गए और साथ ही में किस प्रकार से इंडिपेंडेंस मिली और किस प्रकार से हमें एक प्रकार से फेडरेशन के बारे में कहा गया और किस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक प्रकार से इलेक्ट करने की बात कही गई। तो इस इन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो सिविल सर्विसेज थी जो ब्यूरोक्रेट जो इलेक्ट होते थे उसके अंदर किस प्रकार के जो डेवलपमेंट होते थे और किस प्रकार से उनको एक प्रकार से हम देखें तो जो इंडियनाइज जो सिविल सर्विसेज उनको इंडियनाइज किया गया तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।